घटना उत्तर प्रदेश का टोला ग्राम की है। 26 दिसंबर 2023 की कालीन रात है। विनोद शर्मा किसी परिचित आदमी से मिलने के लिए चला जाता है। जब लौटने में उसे देर होने लगी और उसका फोन नहीं आया तो उसकी पत्नी सुनीता ने उसे फोन किया। दरअसल विनोद घर लौटने में कभी देर नहीं करता और लेट होता भी तो सुनीता को फोन कर देता था। सुनीता विनोद की इंतजार में पूरी रात जाग कर रहती है, लेकिन सुबह जब पता चलता है कि उसकी पति का डेड बॉडी मिली तो सुनीता की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, आखिर विनोद के साथ क्या हुआ? अचानक विनोद के साथ यह घटना कैसे हो गया? दोस्तों, सच्चाई जानने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर उस कालीन रात में विनोद के साथ क्या हुआ। इससे पहले आप लोग सतर्क रहो, सावधान रहो, क्या पता आपके साथ भी यह घटना हो सकती है। आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाले कहानी के बारे में। कहानी विनोद शर्मा नामक एक शादीशुदा आदमी का है। विनोद एक निजी नॉन बैंकिंग कंपनी में एजेंट था, इसलिए उसका घर आने का कोई निश्चित समय नहीं था। लेकिन जब भी उसे घर लौटने में देर होती, वह पत्नी सुनीता को फोन करके बता जरूर देता था। 26 दिसंबर 2013 को भी विनोद एक परिचित के यहां जाने की बात कहकर घर से निकला था। जब लौटने में उसे देर होने लगी और उसका फोन नहीं आया तो सुनीता ने उसे फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद था, इसीलिए बात नहीं हो पाई। विनोद जिस कंपनी का एजेंट था, वह कंपनी आकर्षक ब्याज पर लोगों के पैसे जमा कराती थी। सुनीता ने यह सोचकर दोबारा फोन नहीं मिलाया कि वह किसी ग्राहक के साथ मीटिंग में होगा। जब काफी देर हो गई और न विनोद का फोन आया न वह खुद आया तो सुनीता ने एक बार फिर फोन मिलाया। इस बार भी उसका फोन बंद था। अब तक रात के 10 बज गए थे। इतनी देर तक विनोद बिना बताए कभी बाहर नहीं रहा था। यही सोचकर सुनीता को पति की चिंता सताने लगी। जिस आदमी से मिलने की बात कहकर विनोद घर से निकला था, सुनीता उसे जानती थी। वह उस आदमी के घर गई तो पता चला कि विनोद उसके पास आया तो था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही चला गया था। उसके यहां से जाने के बाद वह कहां गया, यह उसे पता नहीं था। सुनीता ने बच्चों को तो खाना खिलाकर सुला दिया था, लेकिन पति की वजह से उसने खुद खाना नहीं खाया था। पति की चिंता में उसकी भूख प्यास मर चुकी थी। किसी अनहोनी की आशंका से उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। व्याकुल होने के साथ उसकी घबराहट भी बढ़ती जा रही थी। चारपाई पर बैठे हुए उसकी निगाहें दरवाजे पर ही टिकी थीं। बाहर कैसी भी आहट होती, सुनीता लपक कर दरवाजे तक आ जाती, लेकिन दरवाजा खोलने के बाद जब उसे कोई नहीं दिखाई देता तो वह मायूस होकर वापस चली जाती। सुनीता ने पति के दोस्तों और सभी संबंधियों को भी फोन करके पूछ लिया था। जब कहीं से कोई जानकारी नहीं मिली तो रात 12 बजे के करीब वह कुछ रिश्तेदारों के साथ थाना कोतवाली पहुंची और इंस्पेक्टर को विनोद के गायब होने की सूचना दी। सुनीता की रात जैसे तैसे कटी। पूरी रात बहन बहनोई विनोद के वापस आने का भरोसा देते रहे। उन्होंने भी अपने स्तर से विनोद के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी भी कोशिश बेकार रही थी। विनोद का कहीं पता नहीं चला था। विनोद का इस तरह लापता होना चिंता की ही नहीं, परेशानी की बात थी। सुबह होते ही सुनीता के बहनोई राकेश शर्मा को हाथरस के थाना मुरसान के गांव नगला धर्मा के निकट एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही राकेश शर्मा कुछ लोगों के साथ गांव नगला धर्मा के लिए रवाना हो गए, लेकिन उनके वहां पहुंचने तक पुलिस लाश को सील कर चुकी थी। उसके पूछने पर पुलिस ने मृतक का जो हुलिया बताया वह लापता विनोद शर्मा से हूबहू मिलता था, इसलिए लाश की शिनाख्त के लिए वह पोस्टमार्टम हाउस जा पहुंचे। वहां देखने पर पता चला कि वह लाश विनोद शर्मा की ही थी। लाश देखकर राकेश शर्मा सन्न रह गए। वह सिर थाम कर बैठ गए। यह खबर जब विनोद शर्मा के घर पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। सुनीता का रो रो कर बुरा हाल था। पल भर में उसके घर पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। पोस्टमार्टम के बाद देर शाम विनोद की लाश गांव आई तो घर वालों के साथ पूरा गांव रो पड़ा। गांव वालों ने पहले तो विनोद का अंतिम संस्कार किया, उसके बाद आगरा अलीगढ़ राजमार्ग पर जाम लगा दिया। मृतक विनोद की पत्नी सुनीता की ओर से थाना मुरसान में विनोद शर्मा की हत्या का मुकदमा राजकुमार उर्फ डैनी के खिलाफ
नामजद दर्ज कराया गया। सुनीता का कहना था कि 26 दिसंबर 2013 की दोपहर को विनोद डैनी के यहां जाने की बात कहकर घर से निकले थे। इंस्पेक्टर संसार सिंह राठी ने राजकुमार उर्फ डैनी के बारे में पता किया तो जो जानकारी मिली उसके अनुसार वह फितरती प्रवृत्ति का आदमी था। वह सीडीओ ऑफिस से पेंशन आदि के काम कराने के बहाने लोगों को ठगता था। सुनीता शर्मा ने पुलिस को बताया था कि डैनी ने जिला नगरीय विकास अभिकरण विभाग से कर्ज दिलाने के नाम पर उसके पति से 10-12 हजार रुपए ऐंठ लिए थे। काम नहीं हुआ तो विनोद उससे अपने पैसे मांग रहा था। 2 दिन पहले इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा भी हुआ था। तब 26 दिसंबर को उसने पैसे देने के लिए कहा था। 30 दिसंबर 2013 की दोपहर को विनोद राजकुमार उर्फ डैनी के घर जाने की बात कहकर घर से निकला था। बात पैसों के लेन देन की थी, इसलिए डैनी पूरी तरह संदेह के घेरे में था। पुलिस ने राजकुमार उर्फ डैनी को उसके नब्बीपुर स्थित घर पर छापा मारकर हिरासत में ले लिया। थाने लाकर राजकुमार उर्फ डैनी से पूछताछ की गई तो उसके जवाबों से साफ हो गया कि डैनी शातिर दिमाग तो है, लेकिन इसने विनोद शर्मा की हत्या नहीं की। इसके बाद पुलिस ने उसे घर पर रहने और बुलाने पर तुरंत थाने आने का निर्देश देकर घर भेज दिया। इंस्पेक्टर संसार सिंह राठी ने कोशिश तो बहुत की, पर वह विनोद के हथियारों तक पहुंच नहीं सके। धीरे धीरे 15 दिन बीत गए। तब पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी ने सलाह मशविरा करके इस मामले की जांच में थाना पुलिस की मदद के लिए एसओजी टीम के प्रभारी अशोक कुमार को भी लगा दिया। अशोक कुमार ने सबसे पहले विनोद शर्मा के मोबाइल नंबर की पिछले 1 महीने की कॉल डिटेल्स निकलवाईं। उनकी नजर उस नंबर पर जम गई जिस नंबर पर विनोद ने सबसे अधिक बात की थी। पुलिस ने उस नंबर के बारे में पता किया तो वह नंबर एक महिला का निकला। एक तो नंबर महिला का था, दूसरे उसी पर विनोद की सबसे ज्यादा बातें हुई थीं, इसलिए पुलिस को उस पर संदेह हुआ। इसके बाद पुलिस ने उस महिला के बारे में पता किया। महिला का नाम अंजलि था। वह गांव झिंगुरा की रहने वाली थी। पुलिस ने छापा मारकर उसे उसके घर से हिरासत में ले लिया। थाने लाकर जब उससे विनोद की हत्या के बारे में पूछा गया तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन पुलिस के सामने वह कहां तक झूठ बोलती। पुलिस ने थोड़ी सख्ती की तो उसने सच्चाई बता दी। उसने विनोद की हत्या का जुर्म स्वीकार करके अपने उन साथियों के नाम भी बता दिए जिनके साथ मिलकर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। अंजलि जिला बुलंदशहर के गांव वाजिदपुर के रहने वाले मुन्ना बाबू की 4 बेटों पर एकलौती बेटी थी। करीब 10 साल पहले उसका विवाह जिला हाथरस के गांव झिंगुरा के रहने वाले राजकुमार के छोटे बेटे अनीस के साथ हुआ था। राजकुमार का बड़ा बेटा पवन जयपुर में अपने फूफा के पास रहकर नौकरी करता था। ससुराल और पति से अंजलि खुश थी। शादी के कुछ दिनों बाद अंजलि गर्भवती हुई तो उसका पति अनीस गांव के ही भीष्मपाल सिंह की हत्या के आरोप में जेल चला गया। पति के जेल जाने के बाद अंजलि अकेली पड़ गई। कुछ दिनों बाद उसने बेटे को जन्म दिया। वह सोच रही थी कि कुछ दिनों में पति जेल से छूटकर घर आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे 7 साल बीत गए और अनीस छूटकर घर नहीं आया। एक जवान औरत के लिए पति के बिना रहना आसान नहीं है। जब वह अकेली हो तब परेशानी और बढ़ जाती है। लेकिन अंजलि इस उम्मीद में दिन काट रही थी कि आज नहीं तो कल अनीस छूटकर आ ही जाएगा। जिंदगी इंतजार में नहीं कटती। आदमी की तमाम जरूरतें होती हैं। उन्हें पूरी करने के लिए आदमी को तरह तरह के काम करने पड़ते हैं। अंजलि अकेली नहीं थी, उसका एक बेटा भी था। दोनों की जरूरतें पूरी करने के लिए काम करना जरूरी था। अंजलि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सहारा इंडिया में कमीशन पर पैसे जमा कराने लगी। अंजलि की उम्र 24 से 25 साल थी। उसकी जवानी पूरे जोश पर थी। वह सुंदर तो थी ही, घर से बाहर कदम रखा तो मर्दों की नजरें उसे घूरने लगीं, क्योंकि सभी को पता था कि उसका पति जेल में है। अंजलि दूध पीती बच्ची नहीं थी कि मर्दों की निगाहों का मतलब न समझती। मन तो उसका भी करता था कि उनसे नजरें मिलाए, लेकिन लोकलाज की वजह से वह अपनी इच्छा को दबाए रही। एक दिन सहारा इंडिया के ऑफिस में बैठी अंजलि कुछ ऐसी ही सोच में डूबी थी कि साथ काम करने वाले विनोद शर्मा ने पूछा,
क्या हुआ अंजलि? किस सोच में डूबी हो? कुछ नहीं, अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी, अचकचाकर अंजलि ने जवाब दिया। विनोद ने उसके बगल बैठकर सांत्वना देते हुए कहा, परेशानी की बात तो है ही, फिर भी हिम्मत से काम लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक तो तभी होगा जब अनीस जेल से बाहर आए, पता नहीं वह कब बाहर आएगा, कभी कभी उसकी बड़ी याद आती है। अंजलि ने मायूसी से कहा, हिम्मत मत हारो अंजलि, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। विनोद ने उसे हिम्मत बंधाई। विनोद अंजलि से करीब 20 साल बड़ा था, इस नाते अंजलि उसकी बहुत इज्जत करती थी। विनोद उसे हमेशा उचित सलाह देता था। जरूरत पड़ने पर या देर होने पर वह अपनी मोटरसाइकिल से उसे उसके घर भी पहुंचा देता था। अंजलि को विनोद पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह उससे अपना हर सुख दुख बता देती थी। विनोद जिला हाथरस के गांव टोला के रहने वाले छेदालाल शर्मा का बेटा था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए वह ज्यादा पढ़ लिख नहीं सका। उम्र होने पर नजदीक के ही गांव जगीपुर के रहने वाले करण सिंह की बेटी सुनीता से उसकी शादी हो गई थी। तब विनोद बिजली फिटिंग एवं मोटर वाइंडिंग का काम करता था। इस कमाई से वह खर्च भर के लिए कमा लेता था। इस तरह आराम से जिंदगी कट रही थी। धीरे धीरे वह 4 बेटों तथा 3 बेटियों का बाप बन गया। कुछ दिनों बाद उसने बिजली का काम छोड़कर सहारा इंडिया में कमीशन पर पैसे जमा करने का काम शुरू कर दिया। एजेंट का काम करते हुए ही अंजलि से विनोद की मुलाकात हुई थी। उसे जब अंजलि के बारे में पता चला तो उसे उससे सहानुभूति हो गई। फिर वह उसकी हर तरह से मदद करने लगा। यही वजह थी कि अंजलि उसे अपने कमरे पर आने जाने देने लगी। हाथरस में उसने अपने रहने के लिए एक कमरा ले रखा था। घर परिवार के साथ रहने पर अकेलापन उतना परेशान नहीं करता जितना अकेले रहने पर करता है। अंजलि हाथरस में अकेली रहने लगी तो उसे पति की कमी और ज्यादा खलने लगी। दिन तो कामधाम में बीत जाता था, लेकिन रात कांटे नहीं कटती थी। मानसिक और शारीरिक बेचैनी उसे परेशान कर देती। उन दिनों हाथरस में अंजलि का सबसे करीबी विनोद ही था। वह उसके कमरे पर भी आता जाता था। अपनी बेचैनी कम करने के लिए वह विनोद से हर तरह की बातें कर लेती थी। धीरे धीरे दोनों आपस में इस तरह खुल गए कि उन्हें एक दूसरे के सामने तन खोलने में भी संकोच नहीं रहा। विनोद से संबंध बनने के बाद अंजलि की बेचैनी काफी हद तक कम हो गई। एक बार अंजलि का संकोच खत्म हुआ तो फिर यह रोज का खेल बन गया। विनोद और उसकी उम्र में 20 साल का अंतर था। अंजलि जवान थी तो विनोद अधेड़। अंजलि ने उससे मजबूरी में संबंध बनाए थे, लेकिन अब उसकी मजबूरी भी खत्म हो गई थी और संकोच भी। इसलिए उसने नया हमउम्र साथी ढूंढ लिया। उसका नाम था सत्येंद्र, जो थोड़ा अपराधी प्रवृत्ति का था। सत्येंद्र हाथरस के ही गांव चंदपा के रहने वाले भूमिराज शर्मा का बेटा था। उसकी गांव में ही बिल्डिंग मटेरियल्स की दुकान थी। उसी के साथ उसने दवाओं की भी दुकान खोल रखी थी। वह शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। सत्येंद्र विनोद से संपन्न भी था और हृष्टपुष्ट भी। उम्र में भी वह विनोद से कम था। अंजलि अक्सर सत्येंद्र के घर के सामने से गुजरती थी। अंजलि कभी पैसा जमा कराने के चक्कर में उससे मिली तो बात शारीरिक संबंधों तक जा पहुंची। इसके बाद तो जब देखो तब सत्येंद्र अंजलि के कमरे पर पड़ा रहने लगा। सत्येंद्र से संबंध बनाकर अंजलि ने विनोद से दूरी बना ली, जबकि विनोद उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। अंजलि विनोद से जितना दूर जाने की कोशिश कर रही थी, विनोद उसके उतना ही नजदीक आने की कोशिश कर रहा था। वह फोन तथा एसएमएस करके अंजलि से उसके पास आने को कहता, जबकि अंजलि उसे भाव नहीं दे रही थी। अंजलि विनोद का नंबर देखकर ही फोन काट देती थी, क्योंकि अब उसे उसमें जरा भी रुचि नहीं रह गई थी। दोस्तों, आपने एक बात तो अब तक सीख गए होंगे कि कुछ भी कर लेना, लेकिन लड़की पे कभी भरोसा मत करना। आइए जानते हैं आगे क्या होता है। सत्येंद्र ने सहारा इंडिया का उसका काम बंद करवाकर उसका पूरा खर्च उठाने लगा था। एक तरह से अब वह उसकी रखैल बनकर रह रही थी। विनोद को पता नहीं था कि अंजलि किसी और की रखैल बन गई है। यही वजह थी कि वह पहले की ही तरह उससे मिलना चाहता था। अंजलि ने मना किया
तो वह उस पर दबाव बनाने लगा, जो अंजलि को पसंद नहीं आया। उसने इस बात की शिकायत सत्येंद्र से कर दी। सत्येंद्र भला कैसे चाहता कि कोई और उसकी प्रेमिका से मिले। सत्येंद्र अंजलि के प्यार में आकंठ डूबा था। उसकी प्रेमिका को कोई परेशान करे, यह वह कैसे बर्दाश्त कर सकता था। यही वजह थी कि उसने विनोद को अंजलि के रास्ते से हटाने का निश्चय कर लिया। इसके बाद उसने बगल के गांव खेड़ा परसौली के रहने वाले संजीव पाठक के साथ मिलकर विनोद को खत्म करने की योजना बना डाली। इस योजना में उसने अंजलि को भी शामिल किया। संजीव आपराधिक प्रवृत्ति का युवक था। उस पर कई मामले चल रहे थे। सत्येंद्र शर्मा से उसकी अच्छी मित्रता थी। पूरी योजना तैयार करके तीनों 26 दिसंबर 2013 को हाथरस पहुंच गए। हाथरस से ही अंजलि ने विनोद को फोन करके आरपीएम स्कूल के निकट मिलने के लिए बुलाया। विनोद उस समय पैसों के सिलसिले में राजकुमार के यहां जा रहा था। अंजलि का फोन आने के बाद यहां से वह सीधे हाथरस स्थित आरपीएम स्कूल जा पहुंचा। विनोद खुश था कि महीनों बाद आज वह अपनी प्रेमिका से मिलेगा। वह वहां पहुंचा तो अंजलि सत्येंद्र शर्मा एवं संजीव पाठक के साथ इंतजार करती मिली। सहारा इंडिया में पैसा जमा कराने की चर्चा करते हुए सभी अंजलि के कमरे पर आ गए। कमरे पर बातचीत के दौरान संजीव ने विनोद को पकड़ लिया तो सत्येंद्र ने उसके गले में अंगोछा लपेटकर कस दिया। कुछ देर छटपटाकर विनोद शांत हो गया। विनोद की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वे रात होने का इंतजार करने लगे। इस बीच सत्येंद्र और संजीव पाठक ने अंजलि से शारीरिक संबंध भी बनाए। अंधेरा होते ही उन्होंने विनोद की लाश को मारुति वैन में डाला और मथुरा रोड पर चल पड़े। कुछ दूर जाकर गांव नगला धर्मा के निकट वीरान जगह देखकर उन्होंने लाश को फेंक दिया और अपने अपने घर चले गए। विनोद की मोटरसाइकिल उन्होंने मथुरा रोड पर एक गेस्ट हाउस के पास खड़ी कर दी थी। अंजलि के बयान के आधार पर पुलिस ने 1 जनवरी 2014 को सत्येंद्र शर्मा और संजीव पाठक को हत्या में प्रयुक्त मारुति वैन नंबर DLC 100 के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उन दोनों ने भी विनोद की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया।